हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। एसबी ट्राइकोलॉजी एसबी एस्थेटिक्स का ही हेयर ट्रांसप्लांट को डेडिकेटेड डिवीजन है। इसमें हम हर तरीके के हेयर लॉस को ट्रीट करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे स्पेशली फीमेल हेयर लॉस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूँगी। फीमेल हेयर लॉस मेल हेयर लॉस से ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग और कंसर्न कॉज करने वाला एक कंडीशन है। इसमें यूजुअली क्या होता है कि फीमेल्स को अपनी बॉल्डनेस सोशली एक्सेप्टेबल नहीं लगती, इसलिए वो ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती हैं अपने हेयर लॉस से। अगर हम हेयर लॉस को अर्ली आइडेंटिफाई करें और उसको ट्रीट करें तो वो टोटली रिवर्सिबल भी हो सकता है। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो मेल हेयर लॉस की तरह ही फीमेल हेयर लॉस भी मेनली एंड्रोजेनिक एलोपेसिया ही होता है। इसका मतलब है एंड्रोजेनिक मतलब मेल हार्मोन्स के कारण। तो एंड्रोजेनिक एलोपेसिया मेल हार्मोन्स के बढ़ने के कारण जो हेयर लॉस है उसको कहते हैं। अब मेल्स में क्या होता है, जब एंड्रोजेनिक एलोपेसिया होता है तो मेनली जो हेयर लाइन है वो पीछे की तरफ जाती है और वो रिसीडिंग हेयर लाइन कहते हैं हम। फीमेल्स में ये रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम कम होती है। उनका जो हेयर लॉस है वो मोस्टली डिफ्यूज़ हेयर लॉस होता है, जो यूजुअली हम 3 ग्रेड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो पार्टिंग का एरिया है या जहाँ पे हम मांग बनाते हैं वहाँ पे धीरे धीरे हेयर लॉस शुरू होता है। उसके बाद जब थोड़ा स्प्रेड करता है या आपको वो पार्टिंग अगर वाइड लगने लगे तो ये सेकेंड स्टेज है, और उसके बाद जब डिफ्यूज़ हेयर लॉस होता है तो ये थर्ड स्टेज है। इसके साथ ही साथ सिर्फ हेयर लॉस नहीं बल्कि हेयर की क्वालिटी पे भी असर पड़ता है, मतलब वो कमज़ोर हो जाते हैं, आसानी से टूटते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये हॉर्मोन्स के कारण ही हो रहा हो। जो बहुत कॉमन कंडीशन है हमारी कंट्री में फीमेल हेयर लॉस के लिए वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या आयरन डेफिशिएंसी। अब न्यूट्रिशनल और आयरन डेफिशिएंसी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का ही एक पार्ट है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में बहुत ब्लड लॉस हो रहा हो या फिर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वैसे ही पूरी नहीं हो रही हो, प्रेगनेंसी के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में, ये सारे कंडीशंस ऐसे हैं जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। इमोशनल कॉजेज़ भी स्ट्रेस के हो सकते हैं। फिज़िकल स्ट्रेस अगर आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे तो वो भी कारण हो सकता है आपके हेयर लॉस का। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या फिर अगर आयरन डेफिशिएंसी के कारण है तो ऑब्वियसली हमें उसको सप्लीमेंट करना है और उसके बिना कोई भी थेरेपी काम नहीं करेगी। सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को ट्रीट करना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पिलर है ट्रीटमेंट का फीमेल हेयर लॉस में। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और भी है जो कि थायराइड डिजीज़। थायराइड डिसऑर्डर्स फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है और उसके कारण भी हेयर लॉस बहुत बार होता है। जो हेयर्स होते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स में वो जनरली कोर्स टेक्सचर के हो जाते हैं और इजीली ब्रेक भी करते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें आपको थायराइड के लिए तो ट्रीट करना ही है। आपको अपनी थायराइड की दवाई टाइम पे लेनी है और प्रॉपर डोजेज में लेनी है, जिसके लिए आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट टाइम टू टाइम जो सलाह देते हैं उसको फॉलो करना है और आपको अपने थायराइड लेवल्स भी चेक करवाने हैं। और एक जो रीज़न है वो है धूप की कमी, जिससे कि विटामिन D3 हमारा कम होता है। अगर विटामिन D3 कम है तो उसके कारण भी हेयर लॉस होता है। तो ऑल इन ऑल ये हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण जो हेयर लॉस हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज आजकल यंग गर्ल्स में, यंग वुमेन में हम देखते हैं वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उसके कारण जो उसमें भी यही होता है कि सिस्ट बन जाते हैं ओवरीज में और उसके कारण जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल्स ऑल्टर होता है और उसके बाद जो हेयर लॉस है वो हमें दिखाई देता है। तो ऑब्वियसली जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनको तो ट्रीट करना ही है, ये तो मैंडेटरी है। लेकिन उसके बाद क्या, कभी कभी क्या होता है कि डिसऑर्डर्स ट्रीट करने के बाद भी आपको लगता है कि हेयर लॉस रिवर्स नहीं हो रहा, हेयर ब्रेकेज वैसे ही हो रही है, उतने ही बाल आप लूज़ कर रहे हैं। जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हैं तो बंचेस में बाल गिर रहे हैं या फिर हमेशा आपको तकिए पे बाल दिखाई देते हैं। तो ऑब्वियसली ये कॉज फॉर कंसर्न है और इसके लिए हेयर डायरेक्टेड थेरेपीज़ करनी है। हेयर डायरेक्टेड थेरेपीज़ में क्या है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। इसके साथ साथ हम लोशंस जिसमें कि स्पेशली मिनॉक्सिडिल अप्लाई करवा सकते हैं। ये अलग अलग परसेंटेजेस में आते हैं और आपकी कंडीशन को देख के हम डिसाइड करते हैं कि क्या परसेंटेज मिनॉक्सिडिल आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा बहुत बार मिनॉक्सिडिल से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है कि स्कैल्प सूख रहे हैं, ड्राई हो रहा है, फ्लेकी हो रहा है स्कैल्प,
और उसके कारण उनको लगता है कि डैंड्रफ की समस्या बढ़ गई है, उसके ऑल्टरनेट में हम बहुत सारे और भी सीरम्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें अलग अलग जो हेयर वाइटलाइजर्स होते हैं वो हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ये तो हुई टॉपिकल थेरेपी की बात। ओरल थेरेपी के हिसाब से हम उनको मेडिसिन्स भी दे सकते हैं जिसमें कि मिनरल्स, वाइटामिन्स, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हम सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक बैलेंस थेरेपी, ओरल थेरेपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे हेयर लॉस के ट्रीटमेंट का। जो थर्ड चीज़ है वो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये या फिर ग्रोथ फैक्टर थेरेपी। ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है फीमेल हेयर लॉस में, एंड स्पेशली इफ़ द हेयर लॉस इज स्ट्रेस रिलेटेड, तो इसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। हम यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट्स के बाद भी जो ग्रोइंग हेयर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी करते हैं, और हम नॉन सर्जिकल थेरेपीज़ में इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर मानते हैं अपने ट्रीटमेंट का, और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं अपने पीआरपी थेरेपी से। तो हम ये रूटीनली फीमेल हेयर लॉस में तो डेफिनेटली हम यूज़ करते ही हैं, और इसके 4 से 6 सेशंस से हम देखते हैं कि वाकई में बहुत बेटर हो जाते हैं हेयर, और स्ट्रेंथनिंग भी होती है उनकी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी किए बिना कोई भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जो फाइनल ट्रीटमेंट है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में वो हेयर ट्रांसप्लांट है। लोगों को ये गलत धारणा है लोगों की कि उनको लगता है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो मेनली मेल्स के लिए ही हम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फीमेल हेयर लॉस भी हेयर ट्रांसप्लांट से ट्रीटेबल है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो लोगों को लगता है कि शायद हमें बॉल्ड होना पड़ेगा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो अगर मान लीजिए कि फ्रंट का एरिया आपको ट्रीट करवाना है मेनली, तो हम पीछे के हिस्से से बाल ले सकते हैं, एफयूई की टेक्निक से लेते हैं, उसमें पूरा बॉल्ड नहीं होना पड़ता। बीच का हिस्सा हम काट के छोटा करते हैं बालों को, जो बिल्कुल बीच का हिस्सा है, जिससे कि आप अगर अपनी पोनीटेल बनाएं या फिर आप अपने बालों को खुला छोड़ें तो वो हिस्सा ढक जाता है जहाँ से भी हम बाल लेते हैं, और धीरे धीरे करके वो जो वहाँ के रिमेनिंग हेयर्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं, तो ये पता भी नहीं चलता कि हमने कहाँ से बाल लिया है। उसको हम लेके फिर फ्रंट वाले एरिया में लगाते हैं। अगर ये फ्रंट का एरिया है, अगर आपको फोरहेड छोटा करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट का कि फोरहेड रिडक्शन, हमने कुछ हिस्सा अगर फोरहेड रिडक्शन से कम किया है तो कुछ हिस्सा हम कवर भी कर सकते हैं, या फोरहेड को छोटा दिखाने के लिए हम फ्रंट वाले एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो जो फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट है उसमें हमने पीछे से बाल लिए और हम उनको आगे ट्रांसप्लांट करते हैं अगर फोरहेड ब्रॉड है तो, और अगर आपको थिनिंग ओवरऑल लग रही है तो बीच बीच में हेयर लगाते हैं। डेफिनेटली अगर हम इन एरिया के बालों को क्लियर करेंगे और उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बेटर हैं। लेकिन बहुत बार फीमेल्स नहीं चाहती कि उनके जो हेयर्स हैं उसको काटा जाए और ये एक बॉल्ड पैच दिखाई दे, और ऑफ कोर्स उनको फिर लगता है कि स्कार्फ भी लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हम ट्राई करते हैं कि बालों को ना काटना पड़े और उसके बीच में ही हम हेयर्स को ट्रांसप्लांट करते हैं, और उसके बाद हम प्रॉपर केयर बताते हैं जिससे कि हेयर की ग्रोथ बेटर हो। बट अगेन ये समझना ज़रूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट में बाल हम एक जगह से लेके दूसरी जगह लगा रहे हैं, उन बालों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ये हेयर्स बहुत डेलिकेट होते हैं और उनको सर्वाइवल के लिए बहुत केयर करना पड़ता है। लेकिन एक बार ये बाल अगर लग गए तो ये परमानेंट इलाज है आपके बॉल्डनेस का। एंड यूजुअली जो फीमेल्स ज़्यादातर परेशान होती हैं वो ये फ्रंट वाले बालों के गिरने से परेशान होती हैं, क्योंकि इधर के बालों का उनको डिफ्यूज़ थिनिंग बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करता, और उनको लगता है कि हेयर अगर हम मेडिसिन से या पीआरपी से बेटर कर पा रहे हैं तो उनको ये एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन फ्रंट के एरिया में कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर मेडिसिन के बाद भी, प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद भी, टॉपिकल ट्रीटमेंट या पीआरपी थेरेपी के बाद भी हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता जैसा कि हम चाहते हैं। तो उन केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा सोल्यूशन है और एक लॉन्ग लास्टिंग या ऑलमोस्ट परमानेंट सोल्यूशन है। तो फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली आज के टाइम में बहुत कॉमनली इन डिमांड है और हम काफ़ी कर भी रहे हैं, और रिजल्ट्स भी इससे हमें अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि सारी सर्जरीज़ में वैसे ही इसमें भी पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्राइमरी कॉज ऑफ हेयर लॉस है उसको हम ज़रूर ट्रीट करें। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। अगर आप किसी को जानते हैं जो फीमेल हेयर लॉस से परेशान है या उसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। आई होप कि उनको भी इससे मदद मिलेगी। आपके अगर स्पेसिफिक कुछ सवाल हैं फीमेल हेयर लॉस या फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, तो आप प्लीज़ हमें उन सवालों को पूछिए, हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस।
वी ऑल्सो हैव अनदर चैनल बाय द नेम ऑफ SB एस्थेटिक्स। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हम प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम पोस्ट करते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल SB ट्राइकोलॉजी के ही नाम से है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी हम रेगुलर अपडेट्स करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।